गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास का हमारा लेक्चर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट क्लास के अंदर हमने ऑलमोस्ट जो चैप्टर है वो फिनिश कर दिया था। आज की क्लास के अंदर जो रिएक्शंस हैं मैं टोटली एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद हम आगे से स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन ने देखी है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट हो, लेकिन उसकी दोनों वैकेंसी या तो R ग्रुप से सेटिस्फाई हो या फिर H ग्रुप से, हाइड्रोजन एटम से, या फिर R ग्रुप से सेटिस्फाई हो, उसी केस में उसको कार्बोनाइल बोला जाता है। फाइनली अपन ने एक ही चीज़ को देखा है कि या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, दोनों ही कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बोनाइल होते हैं। इसके अलावा जितने भी कार्बोनाइल कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो किस में नहीं आते, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर नहीं आते। तो कार्बोनाइल कॉमनली किसको बोला जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स को बोला जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन्स की एक खास बात देखी थी कि एल्डिहाइड्स में हाइड्रोजन ग्रुप इसेंशियल होता है, जबकि कीटोन के अंदर दोनों ग्रुप कौन से होते हैं, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। फिर देखो, बहुत सारी कैटेगरी देखी थी कि अगर दोनों, एक ग्रुप OH है देन एल्डिहाइड है, दोनों ग्रुप R है देन कीटोन है, एक ग्रुप X है देन एसिड क्लोराइड या एसाइल ग्रुप बोल सकते हो, एक ग्रुप NH2 है देन उसको एमाइड बोल सकते हो, एक ग्रुप OH है देन उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो। इसके अलावा अगर OR एल्कोक्सी ग्रुप है तो एस्टर बोल सकते हैं, और अगर एसाइल ग्रुप है देन उसको क्या बोल सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड बोल सकते हो या एसिड एनहाइड्राइड बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों की इतनी वाइल्ड कैटेगरी नहीं होकर के आप लोगों को पढ़ना है एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों को पढ़ने के लिए अपन ने क्या देखा, फिर नोमेनक्लेचर देखा था। इसके अंदर तो आप यही ध्यान रखेंगे कि जैसे कोई भी ओरिजिनेटेड कंपाउंड्स हैं जिनके वर्निकुलर नेम चलते हैं, जिनके कॉमन नाम काफ़ी फेमस है, तो उनके कॉमन नेम का एक ही रीज़न है कि वो उस सोर्स से मिले हुए हैं अपन को। वेनिलीन है, सैलिसिलैल्डिहाइड है, सिनेमैल्डिहाइड है, तो इनके सोर्स को ध्यान रखेंगे। उसके बाद में देखो, हमने देखा है नोमेनक्लेचर। अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड्स आर नेम्ड एज एल्केन नेल। ये तो एल्किल एल्डिहाइड है, एल्किल कीटोन है, वो कोई खास बात नहीं है। एल्डिहाइड कंपाउंड्स आर नेम्ड एज एल्केन नेल, इसका मतलब एल सफिक्स यूज़ किया जाता है। इसके अंदर आपको स्पेशली याद रखना है HCHO CH3CHO। HCHO का फॉर्मल नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड और इसका नाम होता है एसिटाल्डिहाइड। आगे के देखेंगे खुद। इसके अंदर इसको एक कार्बन है इसलिए मेथेनेल और एथेनेल, बहुत ज़्यादा फेमस है ये क्वेश्चन, पैक्ट क्वेश्चन ही समझ सकते हो। फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या है, एथेनेल, मेथेनेल जो भी आता है। एसिटाल्डिहाइड का क्या है, एसिटिक एसिड का क्या है, फॉर्मिक एसिड का क्या है, इस तरीके से। नोमेनक्लेचर के बाद में कीटोन्स का नाम आता है। तो एल्डिहाइड कीटोन्स का जो नोमेनक्लेचर करते हैं वो करते हैं एल्केनोन की फॉर्म के अंदर। वो तो एल्काइल कीटोन हो गया, एल्केनोन की फॉर्म में। तो आप ध्यान रखेंगे जो फर्स्ट मेंबर होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो उसको आप बोलते हो एसीटोन। वैसे प्रोपेनोन, और वैसे उसका नाम क्या है, एसीटोन। उसके बाद में देखो कार्बोन, एक बार बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कार्बोनाइल कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड की स्ट्रक्चर के अंदर आपको ध्यान रखना है C डबल बॉन्ड O। पीछे आया था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब बात समझ आई होगी। sp2 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, इसके अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। पहला अटैक कार्बन पे होता है, इसका मतलब ये हमेशा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक में भी कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो कार्बोनाइल ग्रुप जो होते हैं वो शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है उस पर डिपेंड करता है। तो वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमेशा डिपेंड करती है जो अटैच्ड ग्रुप है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहेगा न्यूक्लियोफाइल उतना ही बेस्ट रहेगा। तो ऐसे ग्रुप्स जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करते हैं, है ना, पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। इसके लिए आप देखोगे कि एल्डिहाइड जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है किसकी बजाय, कीटोन्स की बजाय।
है ना, आगे देखेंगे इसको। प्रिपरेशंस के अंदर आप अल्कोहल को ध्यान रखेंगे। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने की कंडीशन जब कंट्रोल ऑक्सीडेशन हो, जो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की प्रेजेंस में या फिर क्रोमियम ट्राईऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है, तो इनका कंट्रोल रिडक्शन होता है या लिमिटेड रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है। लिमिटेड ऑक्सीडेशन के अंदर ये कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा डिहाइड्रोजिनेशन, देखो ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन में इतना ही फ़र्क होता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन ऐड होकर के होता है और डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होकर के होता है, जबकि प्रोसेस दोनों ही ऑक्सीडेशन की होती है। डिहाइड्रोजिनेशन के लिए क्या लेना है, कॉपर प्लस 573 केल्विन टेम्परेचर, है ना, कॉपर प्लस 573 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। अगली रिएक्शन आपने देखी थी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, इसके अंदर आप ध्यान रखना ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आप लोगों के प्रोडक्ट छांटना। प्रोडक्ट बनाते टाइम आपको डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन करके, जहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन किया दोनों ही कार्बन पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ओ लिखना आपको। जब इधर से इधर वापस आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही जो कार्बोनाइल कंपाउंड है यहाँ से इधर वापस जाना पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ऑक्सीजन हटा करके दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फाइंड आउट करने आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इसको ऑब्टेन करने के लिए कौन सी एल्कीन यूज़ करेंगे या फिर इस एल्कीन को यूज़ करने के लिए कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमको मिलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आती है वो आती है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस में। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस में हम वाटर मॉलिक्यूल करते हैं और एल्काइंस मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रेशन होता है वो मर्क्यूरिक आयन के प्रेजेंस में और H2SO4 के प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना। मर्क्यूरिक आयन और H2SO4 के प्रेजेंस में होता है, जिसको अपन स्पेशली क्या बोलते हैं, कुचरॉव्स रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद में देखो रोजेनमुंड्स रिडक्शन। बिना देखे रोजेनमुंड्स रिडक्शन क्या है, सिर्फ नाम से आपको याद रहना चाहिए कि अगर आपके पास में एसिड क्लोराइड से स्टार्ट होनी रिएक्शन, पैलेडियम प्लस BaSO4 होनी चाहिए, वो एसाइल क्लोराइड किसमें एल्डिहाइड कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसको आप बोलोगे रोजेनमुंड्स रिडक्शन, ठीक है। अगर रिडक्शन की रिएक्शन जो है वो नाइट्राइल से RCN से स्टार्ट हो रही है और किसकी प्रेजेंस में, SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस पे हो रही है, देन उसको क्या बोलते हैं, स्टीफेंस रिडक्शन। दो आ गए, एक रोजेनमुंड्स रिडक्शन आ गया, दूसरा कौन सा आया है, स्टीफेंस रिडक्शन आया। उसके बाद में देखो ये रिएक्शन डाइबेल की प्रेजेंस में भी हो सकती है। फिर हाइड्रोकार्बन से अगर आपने इटार्ड रिएक्शन ली, इटार्ड रिएक्शन नाम लेते याद आना चाहिए, टोलुइन से स्टार्ट होगी, CrO2 Cl2 आएगी, उसकी प्रेजेंस में करवानी है, कॉम्प्लेक्स बनेगा, एल्डिहाइड कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी रिएक्शन का ऑप्शनल होता है कि रिएक्शन CrO3 की प्रेजेंस में और एसीटोन की प्रेजेंस में भी हो सकती है, या एसिटाल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में भी हो सकती है। तो इटार्ड रिएक्शन ध्यान रखना, इटार्ड ये है, इसका ऑप्शनल ही होता है, ठीक है। उसके बाद में आती है देखो गाटरमान्स रिएक्शन। गाटरमान्स रिएक्शन में क्या करते हो, तो इसके अंदर फिर आती है गाटरमान्स रिएक्शन। देखो गाटरमान रिएक्शन के अंदर क्या आता है, गाटरमान कोच रिएक्शन है ये। गाटरमान कोच रिएक्शन में बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl के साथ एल्डिहाइड ग्रुप ऐड करना है। सिर्फ गाटरमान रिएक्शन होती तो गाटरमान रिएक्शन कहाँ से होती, डाइएजोनियम सॉल्ट से। डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर मेटल की प्रेजेंस में करवाते हैं, या तो HX के साथ में HCl, HBr, HI इसके साथ में करवाते हो तो वो कंपाउंड रेस्पेक्टिव हेलाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं सिर्फ गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान और गाटरमान कोच दोनों के अंदर डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद में आप लोगों को कीटोन्स की मेथड है। कीटोन्स की मेथड में वहाँ पे आपने एसिड क्लोराइड में रोजेनमुंड रिडक्शन आया था, लेकिन यहाँ पे कैडमियम क्लोराइड काम में लेना है। नाइट्राइल कंपाउंड में वहाँ पे क्या किया था, स्टीफेंस रिडक्शन, लेकिन यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करना है। वहाँ पे आपने बेंजीन से रिएक्शन करी थी, इटार्ड रिएक्शन, यहाँ पर आपको एसाइलेशन करना है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की कोई खास नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको ध्यान रखनी है कि इनकी एक तो केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से होती है। केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपको इंटरमीडिएट हमने देखा है कार्बोकेटाइन है, पहला एडिशन न्यूक्लियोफाइल का होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। एडिशनल प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टिविटी में मैंने आपको ये बोला है कि R ग्रुप अगर जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए रिएक्टिविटी गिरती है। तो एल्डिहाइडिक जो ग्रुप्स होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं किसकी कंपैरिजन में, कीटोन्स की बजाय। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, फॉर्मेल्डिहाइड की होती है। उसके बाद में देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड की देखते हैं। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड तो डोनर ग्रुप होता है, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इसलिए जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किसकी कंपैरिजन में, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स की कंपैरिजन के अंदर, है ना, विड्रॉइंग नेचर की वजह से।
उसके बाद में हमने क्या देखा है, उसके बाद में हमने देखी है इसकी एडिशनल रिएक्शंस। एडिशनल रिएक्शन में HCN के साथ NaHSO3 के साथ में, इस रिएक्शन के लिए मैंने आपको ये बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, S का यहाँ जाना, इसका यहाँ जाना, यानी प्रोटॉन ट्रांसफ़र जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। RMGX वाली रिएक्शन बहुत बार आ चुकी है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स के फॉर्मेशन की है। इसके अलावा देखो जो एल्कोहल्स के साथ फॉर्मेशन होता है तो एसीटेल कीटेल ये बनते हैं। एसीटेल और कीटेल वाली रिएक्शन भी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। एसीटेल और कीटेल क्या है, जिसमें स्पेशल एग्जांपल पूछा जाता है एथाइलिन ग्लाइकोल। इसके अंदर इंटरमोलिक्यूलर वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा, और वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने से क्या बनेगा, एक कीटेल बनता है हमारे पास में। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स की है ना। अगली जो रिएक्शन है वो अमोनिया डेरिवेटिव्स की है। अमोनिया डेरिवेटिव्स वाली रिएक्शन के अंदर आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि इनके कंपाउंड है ना, क्या क्या कंपाउंड बनने हैं इनके अंदर, कब क्या लिया है, क्या बनना है ना। जैसे पहले क्या था, हाइड्रोजीन था, हाइड्रोजोन बन गया, उसके बाद में कार्बेजाइड था, कार्बेजोन बन गया, है ना। इस तरीके से आपको ये सारी बातें याद रखनी है इनके अंदर। उसके बाद में रिडक्शन अल्कोहल के अंदर कर रहे हो तो एल्डिहाइड कीटोन को, सिंपल। इसके अंदर आपको याद रखनी है, बात याद ये रखनी है कि क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है। तो पहले आप मुझे ये बताएं, रोजेनमुंड रिडक्शन आ गया, वो स्टीफेंस रिडक्शन आ गया। अब आया क्लीमेंसन। क्लीमेंसन किस में होता है, ZnHg/HCl, कार्बोनाइल ग्रुप CH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वोल्फ किश्नर क्या था, NH2 की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होगी और ये ग्रुप भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 CH2 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होगा। वोल्फ किश्नर रिडक्शन में आपको क्या करना होता है, NH2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी होती है। CO ग्रुप अगेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में। वोल्फ किश्नर में भी। और क्लीमेंसन ZnHg/HCl, क्लीमेंसन NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस KOH की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, ये रिएक्शन तो आप देखते जाएं, ऑक्सीडेशन वगैरह ऐसे नहीं हो पाती सारी रिएक्शन। टॉलेंस रिएजेंट क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट। लैंग्वेज के हिसाब से आपको लिखना होता है, द अमोनिफाइड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज नोन एज टॉलेंस रिएजेंट। फेलिंग सोल्यूशन क्या है, फेलिंग सोल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ टू सोल्यूशंस, फेलिंग सोल्यूशन A एंड B। A इज द मिक्सचर ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड B इज द सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोसेल सॉल्ट भी बोलते हैं। इनका इक्विमोलर मिक्सचर होता है ये। ठीक है, दोनों के अंदर एल्डिहाइडिक टेस्ट देते हैं ये रिएक्शंस। ठीक है, हॉफमान हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात क्या याद रखनी है आपको, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप। इसके साथ में एडिशनल एक बात और बताई थी कि C2H5OH होता है, वो भी ये रिएक्शन देता है ना। तो इसके अंदर रेस्पेक्टिव क्लोरोफॉर्म बनेगा, हेलोफॉर्म बनेगा और ये कंपाउंड अपने सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है, विच कंपाउंड गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। आपको ग्रुप आइडेंटिफाई करने होते हैं, कौन सा ग्रुप रिएक्शन देगा। तो ग्रुप के लिए क्या ध्यान रखना है, CH3C डबल बॉन्ड O। और एल्कोहल की कैटेगरी में आपके पास एग्जाम्पल मिलता है इथेनॉल का, CH3CH2OH का। याद रखनी है आपको, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ ये चीज़ें। अल्फा हाइड्रोजन की वजह से जो रिएक्शन हुई थी उसके अंदर आप लोगों ने क्या देखी थी, एल्डोल कंडेंसेशन। एक्चुअली इस नोटबुक में नहीं है वो, इसलिए रिवाइज नहीं करवा पा रही हूँ। एल्डोल कंडेंसेशन थी। एल्डोल कंडेंसेशन में आपने क्या देखा था, अल्फा H कंटेनिंग जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं वो बेस की प्रेजेंस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल लूज करके या फिर क्या करते हो, कंडेंसेशन प्रोसेस से अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं और हीट करने पर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। इस रिएक्शन के अंदर अगर रिएक्शन करने वाले दोनों कार्बोनाइल ग्रुप सेम होते हैं तब तो उसको आपने बोला था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और अगर डिफरेंट होते हैं तो उसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हो, जिसमें आपको 4 टाइप्स के प्रोडक्ट्स निकालने होते हैं और उनकी सारी की मैंने सीक्वेंस बताई थी किस तरीके से लिख करके आपको याद रखनी है। उसके बाद में आती है केनिज़ारो रिएक्शन। केनिज़ारो रिएक्शन जो थी है ना, केनिज़ारो जो रिएक्शन है उसके अंदर क्या आती है, केनिज़ारो रिएक्शन आप लोगों की सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, बेस की प्रेजेंस में ट्रीट कर पाते हो। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, उसके थ्रू एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है, दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर होता है। एक ही मॉलिक्यूल अल्कोहल में, दूसरा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन का जो हाइड्रोजन शिफ्ट होना होता है, हाइड्राइड शिफ्ट, इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन H- की फॉर्म में निकलता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक बार हाइड्रोजन शिफ्टिंग बताइए, वो किसमें, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की कंडीशन में बताइए मैंने। फिर आपको यूजेस याद रखने हैं एल्डिहाइड कीटोन के, कोई खास बात नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर क्या याद रख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स नोमेनक्लेचर करते टाइम ओइक एसिड। ठीक है, उसके बाद में देखो फॉर्मेशन के अंदर आपको 1 डिग्री जो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की मेथड है उसको
जिसके अंदर आपको एक बात याद रखनी है, जोन्स रिएजेंट क्या होता है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड प्लस H2SO4 का मिक्सचर क्या है, जोन्स रिएजेंट है। KMnO4 की प्रेजेंस में भी करवा सकते हो। दूसरी रिएक्शन है एल्काइल बेंजीन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उस टाइम भी बहुत स्ट्रेस दिया था, आज फिर बोल रही हूँ। KMnO4 KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन चेक, कितनी भी लंबी चैन प्रेजेंट हो, बिल्कुल इस तरीके से नहीं करना है CH2CH2COH, नहीं, अल्फा कार्बन का ही ऑक्सीडेशन करता है। इसका रिजल्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, बेंजोइक एसिड होगा, और इसका रिजल्ट भी क्या होता है, बेंजोइक एसिड। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जिनके अंदर अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वो इस रिएक्शन से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। आप इस रिएक्शन को किसी भी तरीके से मार्क कर लो, लेकिन ऑन टिप्स रहनी चाहिए ये, और ये देखते ही आपको प्रोडक्ट याद रखना चाहिए। बार बार यही आती है कि हर बैच का स्टूडेंट गलती करता है, इसलिए याद रखिए इसको, ठीक है। आगे चलो, आगे जो रिएक्शंस आ रही है उसके अंदर आप लोगों के नॉर्मल रिएक्शंस हैं उनको याद करते जाए। एसिड कैटालाइज है, बेस कैटालाइज रिएक्शंस है। इसमें देखो एसिडिक एनहाइड्राइड में उस टाइम भी स्ट्रेस दिया था, एसिडिक मीडिया है तो एसिड क्लोराइड सोल्ट है, बेसिक मीडिया है तो एसीटेट सोल्ट है। ये है किस कंडीशन में एसिड बनाना है, किस कंडीशन में एसीटेट बनाना है, ध्यान रखना। एसिडिक और बेसिक दोनों मीडिया के रेफरेंस में ये रिएक्शन। उसके बाद में देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको सॉल्युबिलिटी वगैरह तो है, उसके अंदर एक क्वेश्चन ये आता है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनका मॉलिक्यूलर मास जितना होता है उसका डबल काम में लिया जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि ये डाइमर फॉर्म के अंदर रहती है, और उसका है रीज़न क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते, जबकि एलिफेटिक कंपाउंड्स कम्प्लीटली सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। उसके बाद में जो कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, सबसे इंपॉर्टेंट आती है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए आपने दो ही रिलेशन देखे हैं, एक आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसके अंदर आपने एक चेन को अरेंज किया, ये आपको बिल्कुल याद रखनी है इसी फॉर्मेट के अंदर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की क्या होती है, रिवर्स होती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। कार्बोक्सिलेट आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इवन फिनोल से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, देन आपको ये लिखना हो जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ मोर एसिडिक देन द फिनोल बिकॉज द कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबिलिटी इज हायर देन द फिनोक्साइड आयन, बिकॉज इन कार्बोक्सिलेट आयन द नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, while in फिनोक्साइड आयन द नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड एट कार्बोनेट। ठीक है, हालांकि स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है इस वीडियो के अंदर, क्योंकि अब मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ पूरा। आप इसको स्पीड डाउन करके बैक लेकर के किसी भी तरीके से देखें, बाकी ये तभी समझ आ पाएगा जब आपको पूरा चैप्टर याद होगा। उसके बाद में हमने कंपैरिजन देखें, कंपैरिजन में आपको ऑर्डर ध्यान आएगा तो ही आप रिएक्शन कर पाओगे कि हमारे पास फ्लोरीन का ज़्यादा है, क्लोरीन का ज़्यादा है, किस तरीके से। दूसरा भी ऑर्डर के ऊपर ही बेस्ड है, तीसरा भी ऑर्डर के ऊपर ही बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, मार्क कर लें इसको। एलिफेटिक एरोमेटिक किस तरीके से आपको सोल्व करवाइए, फिर ये तो वही है सेम। इसके बाद में देखो हमने रिएक्शन देखी है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन किसको देख करके, P2O5 को देखते ही आपके दिमाग में बात क्लिक करनी चाहिए कि मुझे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लूज़ करना है, वाटर मॉलिक्यूल लूज़ करने से एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन PCl3 PCl5 याद रखें खुद। रिएक्शन के अंदर सॉल्ट बना के दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉल्ट बनना इस रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है ना, सॉल्ट बनना इस रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद में तो आप रिडक्शन डिकार्बोक्सिलेशन किसकी प्रेजेंस में, सोडा लाइम। सोडा लाइम NaOH + CO3:1 का मिक्सचर क्या होता है, सोडा लाइम होता है। उसके बाद में देखो आपने देखिए सोडा लाइम वाली रिएक्शन अगर सोडा लाइम के प्रेजेंस में नहीं करवाते हो तो अदर ऑप्शन होता है आपके पास में इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आप क्या काम में ले सकते हो, हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, देन आपके पास में सेम रिएक्शंस होती है जिसको आप बोलते हो कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। उसके बाद में आप लोगों को आती है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन एल्डिहाइड कीटोन का भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसका भी है। एल्डिहाइड कीटोन के अंदर भी आपको अल्फा हाइड्रोजन से सब्सटीट्यूट करना था, और इसके अंदर भी आपको क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन से सब्सटीट्यूट करना है, जिसका स्पेसिफाई नाम आया था जिसको बोलते हो हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। उसके बाद में आता है नाइट्रेशन, Friedel-Crafts reaction, hallucination. All reactions takes place as meta position because here carboxylic acid is electron withdrawing group. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये मेटा पोजिशन के ऊपर रिएक्शन देता है, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और ग्रुप्स को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। इसके पहले एक बार ये देखो आप, जो रिएक्शन आ गई थी किसकी,
शायद हेलोजिनेशन रिएक्शन इसके अंदर नहीं है, वो दूसरी नोटबुक के अंदर थी। हेलोजिनेशन रिएक्शन को आप एक बार देखना बेटा, क्योंकि जो कार्बोनाइल कंपाउंड की जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं उसको रिपीट भी करवाना चाह रही थी लेकिन वो आगे नहीं आई है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, आपसे एक ही वो है, मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया है। लास्ट अपना ऑर्गेनिक का चैप्टर जो होगा वो मैं कल स्टार्ट करने वाली हूँ। इसका मतलब अपनी पूरी जो सेकेंड बुक है ऑलमोस्ट मैं करवा चुकी हूँ। जितना आप लोगों के दे रखा है उसके अंदर क्या कम ज़्यादा जो भी कुछ होता है वो बाद की बात है। लेकिन आपकी अगले लेक्चर के अंदर मैं लास्ट जो चैप्टर है एल्किल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स वाला, वो स्टार्ट कर दूँगी। उसके बाद आपका सेकेंड बुक कम्प्लीटली हो जाएगी। तो एटलीस्ट आपके पास सारे नोट्स हो गए, फॉर्मूले आपने एक बार पढ़ भी लिया है। न्यूमेरिकल्स वगैरह तो इसके अंदर आते नहीं है, सिर्फ एग्जांपल सोल्व करने, कुछ क्वेश्चंस करवाने, वो मैं करवाती जाऊँगी। ये सारा मटेरियल तब हो पाएगा जब आप लोगों को रिएक्शंस याद होंगी, आप लोगों की समझ आई हुई होंगी, या आपको एक बार यूँ तो लगेगा कि हमने एटलीस्ट पढ़ी तो है। अगर आपने नहीं देखा तो आपके लिए सारी ऑर्गेनिक इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो होप सो इसी उम्मीद के साथ पढ़ा रही हूँ कि आप सब लोग इसको याद करते भी जा रहे हो। बाकी तो आप ही जानो क्या कर रहे हो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।